नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी समेत कई देशों की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर दिल्ली पहुंचा। राज्य सरकार ने केंद्र से नदियों को गाद हटाने की नीति बनाने की मांग की। अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय को इस संबंध में भेजा प्रस्ताव। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा, राज्य के 1,65,000 आवास लाभार्थियों के खाते में जल्द ही जियो टैगिंग के साथ राशि भेजी जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंच गया है। यात्रा से लौटने के बाद श्री रविशंकर ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोप भारत के साथ खड़ा है। हर जगह संसद के वरिष्ठ लोग, मंत्रीगण, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय कम्युनिटी से बातचीत हुई। भारत के प्रति पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है और सबों ने कंडेम किया। यह अभियान 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक तक पहुंच बनाने और आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के संबंधों पर जोर देने के लिए 33 देशों की राजधानियों का दौरा करने का काम 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों को सौंपा गया था। राज्य सरकार ने केंद्र से नदियों के गाद हटाने की नीति नेशनल डिसिल्टिंग पॉलिसी बनाने की मांग की है। गृह विभाग ने अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। पूर्वी क्षेत्र के अंतर्राज्यीय परिषद की आगामी बैठक में केंद्र सरकार इस दिशा में पहल की जानकारी दे सकती है। राज्य सरकार ने डिसिल्टिंग पॉलिसी के तहत नदियों से गाद हटाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का आग्रह किया है। राज्य के 1,65,000 आवास लाभार्थियों के खाते में जल्द ही जियो टैगिंग के साथ डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने मधुबनी में एक सभा को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी निर्धनों और जरूरतमंद लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। श्री कुमार ने बुडको को सभी लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम पूर्वोत्तर भारत की विकास यात्रा के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसे कभी दूर दराज के इलाके के रूप में देखा जाता था, अब यह संपर्क और प्रगति के प्रतीक के रूप में विकसित हो रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले दशक में उत्तर पूर्वी भारत में एक अद्वितीय बदलाव देखा गया है। इस दौरान यह क्षेत्र अलगाव से एकजुटता की ओर बढ़ा है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कवरेज को कम करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों पुरानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक बेहतर हुई है। 10 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, मिजोरम जैसे राज्य में नई रेलवे लिंक और ब्रह्मपुत्र पर रोरो फेरी सेवाओं ने यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना दिया है। बोगीबील ब्रिज जैसे प्रमुख परियोजनाओं ने दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ा है। पीएम डिवाइन और उन्नति 2024 जैसी योजनाएं नए आर्थिक अवसर खोल रही है। क्षेत्र को 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समर्थन मिला है, जो बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है। यह क्षेत्र अब 15,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख कदम उठा रहा है। आज उत्तर पूर्वी भारत सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि भारत के विकास यात्रा का एक उभरता हुआ इंजन बन चुका है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वे बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए राजनीति में हैं। भोजपुर जिले के आरा में पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के उद्देश्य के साथ वे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के संयुक्त प्रयास से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ युवाओं का पलायन रोकने का संकल्प और विकास का काम हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के पिछड़ापन के लिए राजद और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि वे एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन राव भागवत कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री भागवत इस दौरान पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे। उनका पटना में कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए महागठबंधन की बैठक 12 जून को पटना में आयोजित होगी। बिहार में महागठबंधन के औपचारिक गठन के बाद यह चौथी बैठक है।
इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति बनाए जाने की संभावना है। बैठक में गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी के नेता शामिल होंगे। नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए शेष 3 सक्षमता परीक्षाएं 15 अगस्त तक आयोजित कर लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार तीसरी सक्षमता परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए अब तक 32,011 शिक्षकों ने आवेदन किया है। गौरतलब है कि अब तक संपन्न 2 सक्षमता परीक्षाओं में 2,27,000 नियोजित शिक्षक सफल होकर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 95 लाख बच्चों को पोशाक दी जाएगी। इसके लिए जीविका दीदियां पोशाक तैयार कर रही हैं। जीविका के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि 6 महीने में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। नवंबर महीने में बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करा दी जाएगी। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना जिले में 8 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि अभी तक 60 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 20 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमितों को घबराने की जरूरत नहीं है। चिकित्सक की सलाह से उपचार लेकर संक्रमित घर पर ही स्वस्थ हो सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों का मौसम शुष्क बना हुआ है। कई स्थानों पर गर्मी और उमस की स्थिति है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात गिरावट होने का पूर्वानुमान है। 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। दिनांक 9 जून 2025 को राज्य के मध्य एवं पश्चिम भागों के जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास के डेहरी और गोपालगंज में सबसे अधिक 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना समेत 10 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। जीविका की ओर से स्थापित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ में 635 पदों पर बहाली होगी। इनमें राज्य स्तर पर 43, जिला स्तर पर 76 और प्रत्येक प्रखंड में 1-1 कर्मी की बहाली की जाएगी। सभी कर्मियों का मानदेय का भुगतान राज्य सरकार की ओर से प्राप्त अनुदान और संघ की आय से किया जाएगा। बिहार पुलिस में सिपाही बहाली के 17 लाख आवेदनों में से 33,042 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। परिषद के अनुसार रद्द आवेदनों में 20,000 अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी भरी है और 10,000 आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं किए गए हैं, जिसके कारण इन्हें रद्द किया गया। इस बहाली में 19,848 सिपाहियों की नियुक्ति की जानी है। रेलवे ने प्रत्येक सोमवार को माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए आज से गुवाहाटी से विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बिहार में हाजीपुर, बरौनी और कटिहार होते हुए आगे जाएगी। ट्रेन 14 जुलाई तक चलेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को कटरा से चलेगी। इधर आज से भागलपुर, किऊल, नवादा, गया, डीडीयू और प्रयागराज के रास्ते मालदा टाउन आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। वहीं पटना से साबरमती के लिए विशेष ट्रेन 11 जून को पटना जंक्शन से साबरमती के लिए चलेगी। अररिया जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों की 3 टीम प्रत्येक दिन लगभग 1 दर्जन गांव का दौरा कर रही है। इस अभियान के तहत अब तक जिले के 12,000 से अधिक अन्नदाता लाभान्वित हुए हैं। पटना जिले के मिलर हाई स्कूल में कल नियोजित मेला आयोजित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार इस मेले में 45 कंपनियां भाग लेंगी, जो युवाओं का चयन करेंगी। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र से 14.5 किलोग्राम गांजा के साथ पुलिस ने एक तस्कर अजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के धनुकी मोड़ के पास घूस लेने के आरोप में पुलिस ने यातायात पुलिस के एक एएसआई समेत 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सिवान जिले में शराब कारोबारियों से मिलीभगत के आरोप में नौतन थाना अध्यक्ष उमेश कुमार और एएलटीएफ प्रभारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने राज्य के 3 इनामी सहित 7 कुख्यात अपराधियों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्राथमिकी दर्ज है। मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के मई पंचायत में खिलाड़ियों को खेल मैदान की सौगात मिली है। भाजपा विधायक प्रणव कुमार और मुखिया सोनी देवी ने संयुक्त रूप से इस मैदान को आम लोगों को समर्पित किया। यह मैदान मनरेगा योजना के तहत लगभग 10 लाख की लागत से बनाया गया है।
खगड़िया जिले के मानसी स्थित रेलवे मैदान में शहीद प्रभु नारायण धन्ना माधव मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में खगड़िया की टीम ने सिलीगुड़ी को 3-0 से हराकर जीत हासिल की। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, चिराग की लौ तेज हुई, सभी सीटों पर फैलेगी। एक अन्य खबर में अखबार ने राजधानी पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के 2 कलाकारों के हुनर को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है, रंगों में बोल रही मूक बधिर माही और मनीषा की खामोशी। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, राज्य में नदियां सूखने से पशुपालन बना चुनौती। नदियों का जलस्तर लगातार घटने से दैनिक जीवन होता जा रहा है कठिन। दैनिक जागरण लिखता है, पटना के धनरुआ में भूमि विवाद सुलझाने में दारोगा सहित 3 को मार दी गोली, 1 गंभीर। प्रभात खबर ने नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, हमने 11 सालों में महिला नेतृत्व वाले विकास को पुनः परिभाषित किया। आज अखबार की सुर्खी है, पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का होगा तबादला। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देने होंगे आवेदन। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री के गांधी सेतु के समानांतर बन रहे पुल के निरीक्षण पर लिखा है, गांधी सेतु के पैरेलल बन रहे ब्रिज के निर्माण में लाएं तेजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी समेत कई देशों की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर दिल्ली पहुंचा। राज्य सरकार ने केंद्र से नदियों से गाद हटाने की नीति बनाने की मांग की। अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय को इस संबंध में भेजा प्रस्ताव। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा, राज्य के 1,65,000 आवास लाभार्थियों के खाते में जल्द ही जियो टैगिंग के साथ राशि भेजी जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।